प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरक्षण की राजनीति। आरक्षण की राजनीति का क्या अर्थ है, आरक्षण की राजनीति का क्या इतिहास रहा है, राजनीतिक दलों और आरक्षण की राजनीति में क्या संबंध है, राजनीतिक दलों की नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत आरक्षण के बारे में किस प्रकार की हैं, आरक्षण का औचित्य, आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके पीछे तर्क और वितर्क। तो आज की लेक्चर में डिस्कस करना में पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल पार्टी एंड जस्टिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आरक्षण की राजनीति क्या है कि राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से आरक्षण का समर्थन करना, आरक्षण के बारे में बातें करना, आरक्षण के द्वारा समाज कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाना आरक्षण की राजनीति कहलाता है। भारत में आरक्षण की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। 1882 में एंटर आयोग के समक्ष ज्योतिबा फुले ने सभी के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में समानुपातिक आरक्षण की मांग की। 1891 में त्रावणकोर रियासत में साहूजी महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। 1902 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज ने पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की। दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों, वर्तमान में SC, ST, OBC का आंदोलन विशेषकर तमिलनाडु में ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। कुछ समाज सुधारकों, जिसमें मुख्य नाम लिए जा सकते हैं श्रीनिवास पेरियार, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से समाज के पिछड़े वर्ग को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। 1908 में अंग्रेजों ने बहुत सारी जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण शुरू किया, जिनका प्रशासन में प्रतिनिधित्व बहुत कम था। 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भी समाज के कुछ वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1919 में पहली बार अछूतों के लिए राजनीतिक बैठकों में चर्चा हुई और कुछ सीटों की व्यवस्था की गई। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने अनुसूचित जातियों के लिए 8%, भारतीय ईसाइयों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, ब्राह्मणों के लिए 16%, गैर ब्राह्मणों के लिए 44% आरक्षण दिया। 1927 में साइमन कमीशन ने अछूतों को सीटें देना स्वीकार कर लिया। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा अछूतों को अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया और डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः समझौता करने के लिए बाध्य किया गया। 1935 में पूना पैक्ट के द्वारा दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उन्नति के लिए व्यवस्था की गई। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के चौथे भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास के बारे में केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। 1953 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग स्थापित किया गया।
इसमें SC/ST की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। 1979 में OBC की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग को पिछड़े वर्ग की उपजातियों के बारे में सही आंकड़ा नहीं मिला। आयोग ने 1930 की जनगणना के आधार पर लगभग 52% को पिछड़ा माना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 1999 से 2000 के आधार पर पिछड़ों की जनसंख्या 36% मानी। अगर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को अलग कर दिया जाए तो 32% रह जाती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सांख्यिकी द्वारा 1998 में किए गए सर्वे में गैर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का अनुपात 29.8% बताया गया। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा कोटे में बदलाव करते हुए 22% से 49.5% वृद्धि करने का सिफारिश की। 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह ने इस आरक्षण को सरकारी नौकरियों में लागू किया, जिसका उच्च जातियों ने हिंसक तरीके से विरोध किया। 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा ने अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 1995 में संसद में 77वें संविधान संशोधन द्वारा SC/ST की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन किया और नया अनुच्छेद 16(4)A डाला और 85वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें अनुवर्ती वरिष्ठता को शामिल किया गया। 2005 में SC/ST OBC के आरक्षण को निजी शिक्षण संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिए 93वां संविधान संशोधन पेश किया गया। दो 2006 में केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण दिया। इस प्रकार कुल आरक्षण 49.5% हो गया। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी वित्त से पोषित संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया। अक्टूबर 2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC के लिए पदोन्नति में आरक्षण को रद्द कर दिया। तो ये आरक्षण का इतिहास रहा है, आरक्षण की पृष्ठभूमि रही है कि किस तरह से किन समुदायों को किन आधारों पर आरक्षण प्रदान किया गया, आरक्षण के कौन कौन से मापदंड रहे। प्रश्न उठता है कि आरक्षण की राजनीति क्या है। आरक्षण की राजनीति भारत में कोई नई बात नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व की है। भारत का देशी रियासतों को छोड़कर कोल्हापुर में 1901 में साहू जी महाराज ने पिछड़े वर्गों को प्रशासन में भागीदारी के लिए आरक्षण प्रदान किया। हालांकि उस समय पिछड़ों को अगड़ों के समकक्ष ऊंचा उठाना आरक्षण की राजनीति के माध्यम से नहीं किया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की कूटनीति के तहत आरक्षण की राजनीति का श्री गणेश किया। 1908 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी लोकप्रियता का गरा बढ़ाने के लिए बहुत सारी पिछड़ी जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण शुरू किया। अंग्रेजी सरकार ने भारत में 1909 व 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास की। इन अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों ने समाज के कुछ वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने आरक्षण की राजनीति को और अधिक विस्तार दिया। मद्रास में धर्म व जाति के आधार पर आरक्षण आरंभ किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत की। अब प्रश्न उठता है कि भारत में दलों का और आरक्षण की राजनीति का क्या संबंध है। हम राष्ट्रीय दलों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि राज्य दल जो है बहुत सारे हैं भारत में। राष्ट्रीय दल और आरक्षण की राजनीति का आपस में क्या संबंध है। राष्ट्रीय दलों की नीतियों में, कार्यक्रमों में, सिद्धांतों में और चुनावी उपलब्धियों में हमें कहाँ आरक्षण की राजनीति का लाभ या नुकसान दिखाई देता है। राष्ट्रीय दल आरक्षित समुदाय के वोटों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हैं, किस तरह की घोषणाएं करते हैं, किस तरह के वायदे करते हैं, किस तरह की वचनबद्धता या समाज के इन विशिष्ट वर्गों के कल्याण की
वायदा करते हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र में। सबसे पहले हम भारत के सबसे बड़े और पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर डिस्कस करेंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरक्षण की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरक्षण की राजनीति का क्या तालमेल है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या आरक्षण की राजनीति की? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी आस्था जताई। पार्टी का हमेशा ये मानना है कि समाज के इन वर्गों को भी शिक्षा के लिए जागृत किया जाएगा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने समाज के इन वर्गों के लिए फीस में छूट, छात्रवृत्ति देना, हॉस्टल की सुविधा इत्यादि की व्यवस्था की। कांग्रेस ने अपने शासन में आरक्षण की अवधि को हमेशा आगे बढ़ाया और माना है कि जब तक इन आरक्षित जातियों का समुचित विकास नहीं होगा तब तक यह अवधि आगे बढ़ती रहेगी। कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की। पार्टी चाहती है कि आरक्षित वर्ग स्थानीय स्तर से जागरूक होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के खाली पदों के बैकलॉग पर भरने की वकालत की। दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी का मुख्य सामाजिक आधार है। इन आरक्षित वर्गों के अधिकांश मतदाता कांग्रेस पार्टी को ही मतदान करते रहे, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी हमेशा इन लोगों को ऊंचा उठाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करती है। इन आरक्षित वर्गों की राजनीति कारण भारत में कुछ समय को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का देश व राज्यों में एक छत्र राज रहा है। हालांकि अब आरक्षित वर्गों की सोच में काफ़ी परिवर्तन आया। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षित श्रेणी के मतदाता क्षेत्रीय पार्टियों को मतदान करते हैं। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किसी दलित महिला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया। देश के गृह मंत्री अनुसूचित जाति से थे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के कई सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सितंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह को शेष 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। चरणजीत सिंह अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों के वोटों बैंक को बनाए रखने के लिए चरणजीत सिंह को अल्पावधि के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। तो आरक्षण की राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने की है। समाज के SC, ST, OBC को विशेष प्रकार की सुविधाएं व लाभ देने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने समय समय पर वायदा किया है। वर्तमान समय में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, वो पार्टी के प्रमुख हैं और इससे पहले वो नेता विपक्ष भी रही है। एक प्रकार से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने भी आरक्षण की राजनीति की। यही नहीं, बहुत सारे राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को संगठन में मुख्य जिम्मेदारी दी गई है और सरकार के गठन में भी समाज के इन कमज़ोर वर्गों को विशिष्ट स्थान दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरक्षण की राजनीति का गहरा संबंध रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से आरक्षित जातियों का वोट बैंक कांग्रेस से खिसका है और कांग्रेस का राजनीतिक प्रदर्शन जो है वो लगातार कमज़ोर हुआ है। कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और आरक्षण की राजनीति का भी गहरा संबंध है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए सशक्त बनाने की इच्छा व्यक्त की है। पार्टी ने
पार्टी ने घोषणा की है कि सत्ता में आने पर आरक्षित वर्गों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी ने आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को पार्टी का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है उन राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पार्टी हिंदुत्व के आधार पर समाज को संगठित करके आरक्षित वर्गों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेज के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने चुनाव घोषणा पत्रों में वायदा किया है। और जहाँ तक कि पार्टी ने टिकटों का वितरण करते समय, मंत्रिमंडल का गठन करते समय पूरी तरह से समाज के इन वर्गों को सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। और समय समय पर अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को बनाए रखने व बैकलॉग की सीटें भरने इत्यादि के बारे में भी वोटरों से वायदा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का और आरक्षण की राजनीति का गहरा संबंध है। वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में और दूसरे पदों पर जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लोगों को जो है जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरी बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण की राजनीति से अछूती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का तो मुख्य आधार ही अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग है। पार्टी ने हमेशा समाज के इन आरक्षित वर्गों के विकास एवं कल्याण की बात कही है। पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन आरक्षित जातियों के कल्याण का वायदा करती रही है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर इन वर्गों के बैकलॉग को भरा जाएगा। पार्टी का यही मानना है कि राज्यसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका व निजी संस्थानों में समाज के इन कमजोर वर्गों अथवा आरक्षित जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया। पार्टी ने हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समुदाय के विकास की वकालत की है। पार्टी ने राज्यसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को चुना है। अपने शासनकाल के दौरान पार्टी ने यूपी में बैकलॉग भरने व कुछ सरकारी जमीन का SC/ST में आवंटन किया। 2007 से 2012 तक के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अंबेडकर विलेज प्रोग्राम के तहत जिन गांवों में SC/ST की जनसंख्या 50% या इससे अधिक थी, उन गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित श्रेणी के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण का समर्थन करती है। तो पार्टी आरक्षण की राजनीति से अछूती नहीं है। पार्टी ने आरक्षित समाज को आरक्षण बनाए रखने, बैकलॉग भरने और जितने प्राइवेट संस्थान हैं उनमें भी समाज के इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनको वैसा ही आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी और आरक्षण की राजनीति का भी गहरा संबंध है। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ने आरक्षण की राजनीति की है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध SC/ST के तहत कड़ी कार्यवाही का आह्वान किया। पार्टी कहती है कि SC/ST के लिए आरक्षण के कोटे पूरे भरे जाए।
पार्टी यह भी कहती है कि दलित ईसाइयों को भी आरक्षण में शामिल किया जाए, अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए। पार्टी चाहती है कि आरक्षित वर्गों को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए ताकि उनमें किसी प्रकार का शोषण न हो। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता स्पष्ट की। भारतीय साम्यवादी पार्टी और आरक्षण की राजनीति। वर्तमान समय में इस पार्टी की जो सदस्यता है वो राज्य पार्टी की है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया है। भारतीय साम्यवादी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण की राजनीति का समर्थन करती है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में श्रमिकों, खेत मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास की वकालत की है। पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षित वर्गों के आरक्षण का समर्थन करती है। हालांकि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लोग, श्रमिक, खेत मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। भारतीय साम्यवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव व अन्य राज्य विधानसभा चुनाव में आरक्षित जातियों के खाली पदों को भरने और इन्हें ऊपर उठाने के लिए अपने घोषणा पत्र में संकल्प किया। तो एक प्रकार से सीपीआई ने भी आरक्षित जातियों के आरक्षण का समर्थन किया है और समाज के इन वर्गों को ऊपर उठाने का अपना वायदा चुनाव के दौरान जो है किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरक्षण की राजनीति। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरक्षण की राजनीति का भी गहरा संबंध है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू करवाने की बात कही है। पार्टी का विचार है कि SC/ST बहुल क्षेत्रों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान बनाया जाए। पार्टी चाहती है कि OBC समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण उपलब्ध करवाया जाए। OBC के छात्रों को परीक्षा पूर्व कोचिंग की बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि लोक सेवा भर्ती में उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। पार्टी ने महिलाओं के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडलों में 33% आरक्षण की वकालत की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आरक्षित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों व आर्थिक कल्याण पर बल दिया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पहले एक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अभी हाल ही में इस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया है और अब ये पश्चिम बंगाल की एक राज्य पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में व 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में आरक्षित जातियों के अधिकारों की वकालत की। पार्टी ने 2021 में पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जिससे पार्टी आरक्षण की राजनीति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पार्टी आरक्षित जातियों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करती रहती है। तो एक प्रकार से TMC भी आरक्षण की राजनीति से अछूती नहीं है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में समय समय पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़ी जातियों के आरक्षण का समर्थन किया है और समाज के इन वर्गों का जो बैकलॉग है उसे भरने की बात कही है। समाज के इन वर्गों के विरुद्ध किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात की है। समाज के इन वर्गों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए व अन्य विकास कार्यों में हिस्सेदारी के लिए पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया और आरक्षण की राजनीति। ये पार्टी भारत की एक नई पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और मूल रूप से पार्टी जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की कंडीशन पूरी करने से ये पार्टी जो है पूरे देश की राष्ट्र की पार्टी बन गई है। NPP के संस्थापक अध्यक्ष PA संगमा रहे हैं।
जो कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में होते थे, उससे पहले कांग्रेस में होते थे। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीतियों से नाराज होकर नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। वर्तमान में पीए संगमा के पुत्र कॉनराड संगमा एनपीपी के अध्यक्ष हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो हमेशा आरक्षित श्रेणियों के हितों की वकालत करते हैं। कॉनराड संगमा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पीए संगमा के पुत्र हैं। उन्होंने 2004 के विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लेकिन 182 वोटों के अंतर से हार गए। 2008 में अगले विधानसभा चुनाव में अपने भाई के साथ विधानसभा के लिए चुने गए। 2016 में मार्च में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बने। तब वे तुरा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। तो इस प्रकार पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है, जो ज्ञान का प्रतीक है और समाज में आरक्षित जातियों के उदय एवं कल्याण को प्रकट करता है। तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भी आरक्षण की राजनीति करती है, समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों का समर्थन करती है और चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने समय समय पर इस तरह के वायदे किए हैं कि आरक्षित जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, उनके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। आरक्षण क्यों जरूरी है, भारत में क्यों दिया जाए, क्यों जारी रखा जाए। तो आरक्षण के समर्थक के रूप में जो है बहुत सारे विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं, जो मानते हैं कि आरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला तर्क यह है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देना उचित है, क्योंकि ये लोग जो है हजारों सालों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए, बिना आरक्षण के इन लोगों का समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएंगे और दूसरे लोगों के समकक्ष खड़े नहीं हो पाएंगे। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विशेष ग्रामीण पृष्ठभूमि में आरक्षण देना आवश्यक है। प्रतिभा पलायन आरक्षण की नीति के कारण नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की कमी और धन के लालच में आकर के प्रतिभा पलायन किया जा रहा है। आरक्षण ने अगड़ों को और अधिक अमीर बनने और पिछड़ों को और अधिक गरीब होने की प्रक्रिया को बढ़ावा है, इसलिए आरक्षण देना जरूरी है। आरक्षण से अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। आरक्षण से सर्वजातीय सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ है। आरक्षण के से छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीति का अंत हुआ है। आरक्षण से समाज के कमज़ोर वर्गों का आर्थिक विकास हुआ है। आरक्षण से भारतीयों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। आरक्षण से इन जातियों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आरक्षण से भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या में व्यापक सुधार हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आरक्षण जरूरी नहीं है, आरक्षण के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो आरक्षण के विरोध में तर्क देने वाले जो तर्क हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे। पहला यह है कि आरक्षण जाति व्यवस्था को और अधिक जटिल बनाता है। आरक्षण समानता के अधिकार के विरुद्ध है। विद्वान मानते हैं कि जब सबको समानता का अधिकार दिया गया है तो आरक्षण से असमानता होती है। आरक्षण ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है आरक्षित जातियों के वोटों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के लुभावने वादे करती हैं। आरक्षण के कारण भारत से प्रतिभा पलायन हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आरक्षण के कारण जो उच्च व्यक्तित्व वाले थे, जो प्रतिभावान युवक थे, वो बाहर चले गए। आरक्षण ने समाज में द्वेष व हिंसा को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए 2007 में राजस्थान के गुजरों ने आरक्षण की प्राप्ति के लिए अराजकता उत्पन्न की। आरक्षण की व्यवस्था शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो जाती है, लोगों के पास रोजगार के साधन होते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है।
तो शहरों में विकास से जो है भेदभाव का स्तर कम होता है। आरक्षण से सामान्य वर्ग के लोगों में निराशा व अवसाद उत्पन्न हुआ है। उनके मन में आरक्षित जातियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। आरक्षण से योग्यता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। आरक्षण से कम योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति भी उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। तो आरक्षण विरोधी व्यक्ति मानते हैं कि आरक्षित जातियों को विशेष प्रकार की छूट दी गई है, उससे जो है वो छूट के कारण जो है वो जल्दी प्रमोशन कर जाते हैं। आरक्षण लोकतंत्रीय सिद्धांतों के विपरीत है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आरक्षण से जो है एक प्रकार का विशेष अधिकार होता है। तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत में आरक्षण की राजनीति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। आरक्षण की राजनीति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में उनका उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। जब प्राइमरी और हाई स्कूलों में समाज के इन आरक्षित जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन शिक्षा संस्थानों में इनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण के आधार पर जातीय द्वेष कम हो सके। जब विभिन्न जातियों के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे तो धीरे धीरे जो है आरक्षण के कुप्रभाव समाप्त हो जाए। जाति के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी आरक्षण उपलब्ध होना चाहिए। समाज में जो लोग आर्थिक रूप से निर्धन हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, ऐसे लोगों को भी विशेष अवसर, विशेष आरक्षण प्रदान करना चाहिए। करदाताओं के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो इनकम टैक्स पेई है, जिनके आय के पर्याप्त स्रोत है, ऐसे लोगों को आरक्षण उपलब्ध नहीं कर देना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाना चाहिए। यानी जो राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में, रैलियों में, भाषणों में, पत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों के मतों को प्राप्त करने के लिए जो वायदे करते हैं, उन पर बैन होना चाहिए। चुनाव पूर्व आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए लुभावनी घोषणाओं पर अंकुश लगना चाहिए। तो भारत में आरक्षण की राजनीति से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।